Morning students and welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing the another topic of pharmacology is the anti-leprotic drugs. जैसे नाम से पता लग रहा है एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स यानी कि वो ड्रग जो कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं. These drugs are called anti-leprotic drugs. So now we start the anti-leprotic drugs. Anti-leprotic drugs are those which are used in the treatment of leprosy. तो लेप्रोसी की ट्रीटमेंट जो ड्रग यूज़ होती है उसे एंटी लेप्रोटिक ड्रग कहते हैं. लेप्रोसी जैसे हम आम भाषा में कोढ़ कहते हैं. इसमें होता क्या बेसिकली जिस रीजन ऑफ बॉडी में ये इन्फेक्टेड करते हैं उस रीजन के में एक तो डिकलरेशन करते हैं, उसका स्किन का कलर चेंज हो जाता है हल्का सा. साथ में वहाँ की जो नर्व सेल्स होती हैं जिससे नर्व सेंसेशन होते हैं उसको बिल्कुल नर्व सेंसेशन जो नर्व्स होती हैं उनको डैमेज कर देते हैं. और नर्व डैमेज होने की वजह से जिस ऑर्गन के पार्ट में ये लेप्रोसी का इन्फेक्शन हुआ है वो उस ऑर्गन्स में हमें सेंसेशन बिल्कुल लॉस हो जाते हैं, हमें महसूस नहीं होता है. चाहे वो जले कटे चुभे कुछ भी हो, हमें पता है उस पेशेंट को पता नहीं लगेगा. और उस पेशेंट को पता नहीं लगने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन होने लगता है, वहाँ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होंगे, वहाँ पर कट जाए जल जाए कुछ पता नहीं लगता. और उसकी वजह से क्या होती है वो ऑर्गन ख़राब भी होने लगता है. तो इसलिए लेप्रोसी काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है. ठीक है, तो वैसे इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक हर्बल्स में कुछ ऑयल यूज़ किए जाते थे, लेकिन नाउ अभी जो हमारे पास एलोपैथ में या मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुछ ड्रग हैं जो बेसिकली इसको ठीक तो नहीं करती हैं, बट इतना है कि जो जिस पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है उस पार्ट में जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को किल कर देंगे, उन बैक्टीरिया को किल कर देंगे ताकि ये इन्फेक्शन और ज़्यादा फैले नहीं. ठीक है, तो लेप्रोसी इज कॉज बाय द मायोबैक्टीरियम लेप्रोसी की वजह से होता है. इट हैज़ बीन कंसिडर एज ए इनक्योरेबल डिसीज सिंस ऑल एज. मेनली ये मानते हैं इनक्योरेबल डिसीज़ है, एक बार हो जाए क्या किसी भी एज ग्रुप में हो वो ठीक नहीं होती है. इन लेप्रोसी इन्फेक्टेड एरिया बैक्टीरिया इज लॉस द सेंसेशन ड्यू टू द डैमेज ऑफ सेंसिंग नर्व एंडिंग में बताया था. जिस लेप्रोसी में जिस बॉडी के एरिया में ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं वहाँ की जो सेंसिंग नर्व एंडिंग होती है उनको ये डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सेंसेशन लॉस हो जाता है. किसी तरह का आपको गर्म ठंडा चुभना एनी टाइप ऑफ सेंसेशन आपको रिसीव नहीं होता है. अब वो ऑर्गन सेंसेशन रिसीव ना होने की वजह से डैमेजिंग कार पे पहुंच जाता है. क्या क्लासिफिकेशन देखें तो कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट में बेसिकली, तो सल्फोन एक ड्रग जो आती है जिसे डेप्सोन कहते हैं, मेजर ड्रग यूज़ करते हैं. डेप्सोन इज अ मेजर चीफ ड्रग ऑफ द एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स. और उसके बाद आपका फिनाजीन डेरिवेटिव होती हैं जैसे ग्लोफाजीन है. कुछ एंटीट्यूब ड्रग भी यूज़ की जाती हैं जो रिफॉर्मसिन इथेनोमाइड, क्योंकि ये क्या है मायोबैक्टीरिया स्पीसीज़ का है मायोबैक्टीरियम लेप्री. जैसे आपने टीवी में देखा था कौन सा था मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था, और यहाँ कौन सा है मायोबैक्टीरियम लेप्री है. तो यहाँ पर कुछ एंटीट्यूब ड्रग भी यूज़ होती हैं जैसे रिफॉर्मसिन है, इथेनोमाइड्स हैं. और अदर एंटीबायोटिक में ओफ्लॉक्सिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सिन है, मिनोसाइक्लिन है, कैरिथ्रोमाइसिन है. दीज आर आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. मेन ड्रग वो है डेप्सोन्स. इट इज ए डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन डेरिवेटिव कंपाउंड होता है. इट इज ए सिंपलेस्ट ओल्डेस्ट चीफेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव मोस्ट कॉमनली यूज एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स. मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म एक्शन की बात करें, कैसे ये काम करते हैं. तो डेप्सोन इज केमिकल रिलेटेड टू द सल्फोनामाइड. इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ फोलिक एसिड फ्रॉम द पावा बाय इनहिबिटिंग द फुली सिंथेसिस एंजाइम्स. जैसे आपने सल्फोनामाइड जो कंपाउंड थे हमने पढ़े थे उसमें क्या होता है फोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है जिससे कि मेटाबोलाइट्स नहीं फॉर्म होते थे और जिसकी वजह से इसका डिवीजन रुक जाता था और साथ में इसकी जो न्यूट्रिशन नीड हो वो पूरी नहीं पाती और डैमेज हो जाती है बैक्टीरिया. उसी तरीके से ये भी डेप्सोन क्या है सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, ये भी क्या करते हैं फोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं पावा से पैरामिनो बेंजोइक एसिड से बाई इनहिबिटिंग द फोलिक सिंथेसिस एंजाइम्स. और मेनली जो आपका और सल्फोनामाइड होते हैं वो इसकी सेल वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं. और डेप्सोन एक ऐसा केमिकल है जो मायोबैक्टीरियम लेप्री की सेल वॉल को पेनिट्रेट करके सेल के उसके अंदर पहुंच जाता है, जबकि जो सल्फोनामाइड कंपाउंड हमने पढ़े थे वो इसकी सेल वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं. तो यानी कि इट इजली पेनिट्रेट द सेल वॉल ऑफ मायोबैक्टीरियम लेप्री एज कम्पेयर टू द अदर सल्फोनामाइड. इट इज ए लेप्रोस्टैटिक एट वेरी लो कंसनट्रेशन. बहुत ही कम कंसनट्रेशन में ये इसके
जो लेप्रोसी इंड्यूस करने वाले बैक्टीरिया हैं मायोक्टिन लेप्रोसी को इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते, रोक देते हैं। वाइल ग्रोथिंग ऑफ मैनी अदर बैक्टीरिया सेंसिटिव टू द सल्फोनामाइड इज अरेस्ट एट ए रिलेटिवली हाई कंसनट्रेशन। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया को किल करने का इसमें कैपेसिटी होती है, लेकिन उस कंडीशन में इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा चाहिए होती है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करें तो इट इज लेप्रोस्टैटिक एट लो कंसंट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मायोक्टिन लेप्रोसी। कुछ ही कंसंट्रेशन में ये लेप्रोसी को ग्रोथ को रोक देंगे। डेप्सोन हैव ए मोर एफिनिटी ऑफ मायोक्टिन लेप्रोसी फॉर इट्स सिंथेसिस एंजाइम्स एज कम्पेयर टू द अदर सल्फोनामाइड। जितने भी सल्फोनामाइड और डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं उस कंपोनेंट में उस कंपाउंड की बात करें तो अदर सल्फोनामाइड कंपेयर में डेप्सोन एक ऐसा कंपाउंड है जो मायोक्टिन लेप्रोसी के अंदर फोलिक सिंथेसिस एंजाइम को इजीली इनहिबिट कर देता है, जिसके इजीली बाइंड हो जाएगा और इजीली फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और कुछ टाइम बाद वो किलिंग भी डेड भी हो जाती है। डेप्सोन इज एक्टिव अगेंस्ट सर्टेन प्रोटोजोन्स एज वेल। कुछ प्रोटोजोन्स के अगेंस्ट में डेप्सोन एक्टिव होता है, इसलिए इसे कंबाइंड थेरेपी चलती है प्राइमेथिन के साथ में। इट इज अल्टरनेटिव टू सल्फोडॉक्सिन प्राइमेथामीन for the Plasmodium falciparum, Toxoplasma glandii infection as well as the fungus pneumocytosis jirovecii। तो ये टाइप की जो इन्फेक्शन होते हैं उन सब में भी इफेक्टिव है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमेथामीन। जब सल्फोडॉक्सिन प्राइमेथामीन इफेक्टिव नहीं है किसी मलेरिया की या कोई प्रोटोजन के इन्फेक्शन में उस ट्रीट करने में, तो उसके अल्टरनेटिव हम क्या करते हैं डेप्सोन के साथ में प्राइमेथिन को देते हैं, तो उसमें ये उसके इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम आता है अदर प्रोटोजन्स के इन्फेक्शन में। डोज की बात करें तो डोज लगभग सीवियरिटी के अकॉर्डिंग रहती है। 25 mg 50 mg 100 mg टेबलेट्स की ओरल टेबलेट्स होती हैं जो ओरल रूट से दी जाती हैं। सीवियरिटी जैसी है उस अकॉर्डिंग डोज का एडजस्टमेंट करेंगे, साथ में बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोज का एडजस्टमेंट होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया इज कॉमन, मतलब हीमोलाइसिस मतलब कि आरबीसी को ये किल हो जाती है, आरबीसी डैमेज हो जाती हैं। गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस, एनोरेक्सिया आर फ्रिक्वेंट इन द ब्लीडिंग एंड डिक्रीज लेटर। शुरुआत में क्या नोजिया और एनोरेक्सिया भूख कम लगना, जी रहना ये कॉमन रहता है, लेकिन बाद में ये सही हो जाता है। सल्फोन सिंड्रोम भी ऑब्जर्व होती है। सल्फोन सिंड्रोम में क्या होता है, फीवर आता है किसी पर्सन के लिए, साथ में कुछ रैसेस होते हैं, बॉडी में आने लगते हैं, और जो आपके लिम्फ नोड होते हैं उनमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। इस टाइप की जो इन्फ्लामेशन लिम्फ नोड में हो रहा है, रैसेस जो हो रहे हैं और मसल्स पेन हो रहा है, इसको हम सल्फोन सिंड्रोम कहते हैं, जो कि बाद में डोज का एडजस्टमेंट करने के बाद में इसको कम किया जा सकता है। साथ में हीमोग्लोबिन आरबीसी होती है वो भी किल होना शुरू हो जाती हैं, आरबीसी का डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है ड्यूरिंग द सल्फोन सिंड्रोम या डेस्पोन सिंड्रोम भी कह सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन की बात करें किस कंडीशन में इसे अवॉइड करना है, इट इज अवॉइड द सीवियर एनीमिक पेशेंट। अगर किसी के अंदर हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आरबीसी बहुत कम है, अनीमिया पेशेंट है, तो उस पेशेंट को अवॉइड करेंगे इस ड्रग से। इंडिकेशन किस में यूज़ करते हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी में करते हैं कंबाइंड विद प्राइमेथाफिन एंड डेप्सोन कैन बी यूज फॉर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया एंड टैक्सोपैलोसिस और आपका P0 वेलीज इन्फेक्शंस। तो जो प्राइमेथिन के साथ में कंबाइंड प्राइमेथिन और डेप्सोन को साथ में मिलाकर कॉम्बिनेशन थेरेपी में हम जो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया उसके ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। इसके टैक्सोपैलोसिस एक प्रोटोजोन इन्फेक्शन है उसमें यूज़ करते हैं, और एक फंगल इन्फेक्शन होता है P0 वेलीज, उसके इन्फेक्शन में भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अभी आपकी क्लोफाजीन ये डाई एक होती है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों प्रॉपर्टी रहती हैं। मैकेनिकल एक्शन इसका पर्टिकुलर तो पता नहीं है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इस मैकेनिकल एक्शन से ये अपना इफेक्ट होता है। दे अज्यूम मैकेनिकल एक्शन ऑन इलेक्ट्रोड ड्रग्स ऑफ क्लोफाजीन्स एक तरह से या तो 3 काम में से ये करती है। ये भी देखा गया है कि ये इंटरफेरेंस करती है टेम्पलेट फंक्शन ऑफ डीएनए ए मायोक्टिन लेप्रोसी, मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होने देगी। जब आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होंगे और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरीके से अल्ट्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन, जो उसके मेम्ब्रेन का जो मायोक्टिन लेप्रोसी की जो मेम्ब्रेन है उसके फॉर्मेशन को रोकती है, उसके इंटीग्रिटी को अफेक्ट करती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से लीक आउट मेम्ब्रेन से जो सब्सटेंस है लीक आउट हो जाती है और इजीली मेम्ब्रेन लाइसिस हो जाती है, मेम्ब्रेन टूट जाएगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ मैट्रोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसकी वजह से ATP जनरेट होती है, उस चेन को ये अफेक्टेड करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो तीनों प्रोबेबिलिटी है और तीनों में से कोई एक ही मैकेनिज्म पॉसिबल है, ये लेकिन अज्यूम किया गया है तीनों मैकेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा इट एक्यूमुलेट इन द मैक्रोफेज एंड गेट डिपोजिट इन द मेनी टिश्यू इंक्लूडिंग सबक्यूटेनियस फैट एंड निडल शेप्ड क्रिस्टल्स। ये देखा गया है कि ये आपकी मैक्रोफेज सेल जो होती है बॉडी में उसमें जाके ये एक्यूमुलेट आती है और ये आपकी जो टिश्यू सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें भी अपनी डिपोजिट आती है, वहाँ पर निडल शेप क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने लगती है, जिसकी वजह से क्या होगा वहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेट होगी। तो जहाँ पर ये स्किन में ये अफेक्टेड करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में डोज पहुँच सकती है और ज़्यादा अमाउंट में डोज पहुँचेगी तो ईजिली वहाँ पर इन बैक्टीरिया को किल कर पाएगी। तो सबक्यूटेनियस लेयर होती क्या है हमारी जस्ट स्किन के नीचे। डोज एंड रूट क्या है, ये आपकी 50-100 mg कैप्सूल होती है और रूट से अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी उसके 50-100 mg को सिलेक्शन किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो मेन एडवर्स इफेक्ट रेडिश ब्लैक डिसकलरेशन ऑफ स्किन स्पेशली ऑन एक्सपोजिंग पार्ट। जो एक्सपोजिंग पार्ट हैं जिसपे माइबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हुआ है मेनली वहीं देखा जाता है रेडिश ब्लैक डिकलरेशन स्किन का हो जाता है। और एंस जो है इरप्शंस भी हो सकता है, फोटोटॉक्सिसिटी भी नोटेड की गई है कुछ जहाँ पे ये हाइपोडर्मिस में डिपोजिट होने की वजह से क्या हुआ, मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि हाइपोडर्मिस ही डिपोजिट आती है जिसकी वजह से कि एंस का फॉर्मेशन होने लगता है। और उसके अलावा फोटोटॉक्सिसिटी होती है क्योंकि सन की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट होती है तो फोटोटॉक्सिसिटी की वजह से स्किन में रैशेस स्किन इरप्शन शुरू हो जाता है। नोजिया, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, एंटेराइटिस एंड द इंटरमीडिएट लूज स्टूल्स कैन अकर पर्टिकुलरली व्हेन हायर डोज आर यूज। तो जब हायर डोज जब यूज़ की जाती है उस कंडीशन में नोजिया, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, एंटेराइटिस और ये सभी आपके इंटरमीडिएट लूज स्टूल्स ये सभी आपको एडवर्स इफेक्ट होते हैं, वो आपका ऑब्जर्व होते हैं पेशेंट के अंदर। And early symptom is a reflection of irritant effect of drugs subside with a dose adjustment by taking the drug with meals। और कुछ और सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं खासकर स्किन में अफेक्टेड करते हैं, कुछ आपके एब्डोमिनल में अफेक्टेड करते हैं, वो सभी की जो सिंड्रोम या एडवर्स इफेक्ट है उसको हम सब्साइड कर सकते हैं बाई द डोज एडजस्टमेंट, डोज को कम करके और साथ में उसको फूड के साथ देंगे तो आपके जितने एब्डोमिनल जो आपके जीआईटी के सिम्टम्स होते हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बाकी स्किन वाले जो एडवर्स इफेक्ट हैं स्किन की जो एडवर्स इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए इसके डोज को कम किया जाता है। कंट्राइंडिकेशंस किस कंडीशन में ये दी जाती है नहीं दी जाएगी, किसको अवॉइड करेंगे तो क्लोफाजिन इज अवॉइडेड टू द अर्ली प्रेगनेंसी इन द पेशेंट विद लीवर एंड किडनी डैमेज। किसी को अर्ली प्रेगनेंसी कंडीशन है उसमें अवॉइड करते हैं, साथ में लीवर और किडनी डैमेज है किसी पेशेंट का तो उस कंडीशन में भी इसे अवॉइड किया जाएगा, उस पेशेंट को नहीं देते हैं। इंडिकेशंस कहाँ इसे यूज़ करेंगे तो क्लोफाजिन यूज इन कंपोनेंट ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रोसी में जो आपकी मल्टी ड्रग थेरेपी एंड कॉम्बिनेशन थेरेपी चलती है उसमें क्लोफाजिन को मोस्टली यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है एंड बेनिफिट इन द लेप्री इन्फेक्शन। लेप्री इन्फेक्शन मतलब जहाँ पे इन्फ्लामेशन होने की वजह से स्किन डैमेज जो हो रही है वो तो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स को कम कर देती है, साथ में बैक्टीरिया भी करेगी, इसलिए मेनली कॉम्बिनेशन थेरेपी में इसका पार्ट होता है किसका क्लोफाजिन का। तो ये मैंने 2 ड्रग बताई आपको, डेप्सोन्स एंड क्लोफाजिन, बोथ आर द इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर द लेप्रोसी ट्रीटमेंट्स। नाउ कम टू द रोल ऑफ नर्स का क्या रोल होगा इसमें आपको मॉनिटर द ड्रग करना है, इंड्यूस रेडिश ब्राउन डिकलरेशन ऑफ स्किन, कॉर्निया, कंजक्टिविटी, बॉडी फ्लूइड्स। इसमें आपको ड्रग की थेरेपी के टाइम में आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो ये डिकलरेशन ऑफ स्किन हो रहा है या कॉर्निया का डिकलरेशन होता है, कंजक्टिविटी डिकलरेशन और बॉडी फ्लूइड का डिकलरेशन हो रहा है, क्योंकि ये मेनली क्या होते हैं ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होते हैं उन एरिया में के स्किन के कलर को अफेक्टेड करते हैं, कॉर्निया का अफेक्टेड करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स में भी ज़्यादा काउंट्री बाहर निकलेंगे तो अफेक्ट करेंगे। तो उस कंडीशन में डोज को मिनिमाइज़ किया जाता है या विड्रॉल थेरेपी का यूज़ किया जाएगा। इसको मतलब जो ड्रग कर रही है उसको छोड़ कर दूसरी ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा एजुकेट द पेशेंट फॉर नो ड्रग डोजेज शुड बी ओमिटेड विदाउट द एडवाइस ऑफ फिजिशियन। ये पेशेंट को आपको बताना पड़ता है कि जब तक आप फिजिशियन आपसे ना करें ड्रग छोड़ने के लिए तब तक आप ड्रग ना छोड़ने, क्योंकि ये लॉन्ग थेरेपी चलती है, क्योंकि एक बार छोड़ने पर फिर मायोफिब्रोसिस से दोबारा डिवाइड होंगे और वो इन्फेक्शंस दोबारा बढ़ जाता है घटने की जगह। इसलिए पेशेंट को अवॉइड किए पेशेंट को आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि वो जब तक फिजिशियन मना ना करे तब तक आपको ये दवा छोड़नी नहीं है। एंड रिपोर्ट द पेशेंट फॉर द बोन एंड जॉइंट पेन। और पेशेंट्स को बताना पड़ता है कि अगर जब भी आपका जॉइंट पेन या फिर बोन पेन हो तो आप बताएं, GI ब्लीडिंग हो, एब्डोमिनल नाउसिया, इस तरह जितने सिम्टम्स हो रहे हैं उस कंडीशन में डिमनेस विजन हो रहा है, ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो बताएं, क्योंकि ये सीवियर हाई डोज के एडवर्स इफेक्ट ने
तो विड्रॉल थेरेपी के थ्रू या डोज एडजस्टमेंट के थ्रू इन एडवर्स इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो पेशेंट को बताना पड़ेगा कि बोन, जॉइंट पेन, जीआई ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, डायरिया और डिमिनिश विजन आपको कम हो रहा है तो इस कंडीशन में पेशेंट तुरंत रिपोर्ट करे। मिनिमाइज यूज़ ऑफ सॉप एंड अवॉइड अप्लाई डायरेक्टली ओवर द ड्राई स्किन, और साथ में पेशेंट को आपको बताना पड़ेगा कि सॉप का कम से कम यूज़ करें और जो अफेक्टेड एरिया लेप्रोसी से वहाँ पर सॉप बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि इन्फ्लामेशन वहाँ बढ़ सकता है। एडवाइज द फीमेल पेशेंट्स फॉर टू नॉट ब्रेस्ट फीड वाइल द टेकिंग द ड्रग्स, और ये आपको फीमेल पेशेंट जो नर्सिंग मदर है जो बच्चे को दूध पिला रही है, मिल्क फीडिंग मदर है, उसको आपको बताना पड़ेगा कि जब इस ड्रग की आपकी थेरेपी चल रही है तो उस टाइम मिल्क फीडिंग बच्चे को ना करें। तो ये ज़्यादा रोल ऑफ नर्स, ये कंप्लीट होता है आपका कंप्लीट एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपकी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ड्रग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।